हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का आज हमारा 4th नंबर क्लास है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिविडेंड थ्योरी स्टार्ट कर लिया है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने वॉल्टर अप्रोच भी डिस्कशन कर लिया था। तो अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड थ्योरी हमने बताया था दो थ्योरी होते हैं, एक होता है आपका रिलेवेंस थ्योरी, एक होता है आपका इररिलेवेंस थ्योरी। क्या कहते हैं ये थ्योरी? ये थ्योरी कहते हैं जो भी आपकी जो डिविडेंड डिसीजंस रहेंगे, अगर वो मार्केट प्राइस शेयर को अफेक्ट करेंगे तो हम उसको कहेंगे रिलेवेंस थ्योरी। अगर ये मार्केट प्राइस शेयर का अफेक्टेड नहीं करेंगे तो हम उनको कहेंगे इररिलेवेंस थ्योरी। और इररिलेवेंस थ्योरी में हमने मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच स्टडी किए थे, जहाँ पे उन्होंने मैथमेटिकली प्रूफ किया था कि जो भी डिविडेंड डिसीजंस होते हैं वो मार्केट प्राइस जो शेयर को अफेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद हमने रिलेवेंस थ्योरी में, रिलेवेंस अप्रोच में हमने वाल्टर अप्रोच स्टडी किया था, जिसमें वाल्टर ने ये प्रूफ किया था, अपने फार्मूले के थ्रू उन्होंने प्रूफ किया था कि जो भी हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या जो भी हम डिविडेंड डिसीजंस लेंगे उसमें हमारा जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर वो अफेक्टेड होता है। अब जो रिलेवेंस थ्योरी, उन्हीं के थ्योरी को सपोर्ट करने वाले और एक है जिनको हम कहते हैं गॉर्डन अप्रोच। ये इनकोडिंग टू हिम ये भी सेम चीज़ कहते हैं जो वाल्टर ने कहा था। अब इनके अप्रोच के थ्रू हम पढ़ लेते हैं क्या कहा है उन्होंने। डिविडेंड डिसीजंस आर रिलेवेंट, जैसे वाल्टर ने कहा था वैसे ही चीज़ें इन्होंने भी कहा है, ठीक है। डिविडेंड डिसीजंस आर रिलेवेंट एंड इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, मतलब ये रिलेवेंस है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन्वेस्टर्स अवॉइड रिस्क एंड दे प्रीफर करेंट डिविडेंड इनकम दैन अनसर्टन फ्यूचर रिटर्न। वाल्टर को सपोर्ट तो करते हैं और साथ में इन्होंने ये भी चीज़ कहा है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, वो फ्यूचर रिस्क नहीं लेना चाहते, हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करते हैं जो मिल रहा है वो आप अभी रिसीव कर लो, बाद में जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो वहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाहते। This theory of dividend is based on the principle of a bird in hand is better than two in the bush। यह हमने पढ़ा होगा कि जो हाथ में वो बेटर है, जो हाथ में नहीं है वो फ्यूचर में उसको छोड़ के जो हाथ में हो वो उसको रिसीव करना चाहिए। When the rate of return are, और उनके साथ इन्होंने और भी एक चीज़ कहा है, वेन द रेट ऑफ रिटर्न, जो आप मार्केट का जो रिटर्न है, ठीक है, इज ग्रेटर दैन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो इक्विटी शेयर होल्डर का जो एक्सपेक्टेशन है, अगर आपका जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, जो आपका इक्विटी शेयर होल्डर की जो इनकी एक्सपेक्टेशन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे अगर ज़्यादा है, द प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ एंटिटी इंक्रीज आज इट्स डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीज। डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीज का मतलब जितना कम डिविडेंड दोगे उतना ज़्यादा मार्केट प्राइस शेयर का रहेगा। अगर आपका मार्केट रिटर्न, ठीक है, अगर आपका मार्केट जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है, अगर इन्वेस्टमेंट रिटर्न आर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा रहेगा, जितना डिविडेंड कम दोगे, जितना डिविडेंड कम दोगे उतना ज़्यादा मार्केट प्राइस रहेगा, ठीक है। सेकंड में उन्होंने ये कहा है व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न इज लेस दैन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब आपका रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है अगर वो लेस रहता है, कम रहता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा रहता है, उस केस में क्या कहा, द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ एंटिटी इंक्रीज, मार्केट प्राइस इंक्रीज करेगा किसके साथ, डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज, जितना डिविडेंड दोगे उतना प्राइस आपका मार्केट में बढ़ते जाएगा। देखो दोनों चीज़ में उन्होंने क्या कहा, पहले कहा कि इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न है अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो जितना डिविडेंड कम दोगे मार्केट प्राइस उतना बढ़ेगा। सेकंड में कहा अगर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कम हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो गया, उस केस में जितना डिविडेंड दोगे उतना मार्केट प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। ये दो चीज़ कहा। और थर्ड में उन्होंने कहा अगर रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन इट डज नॉट अफेक्ट, जैसे वाल्टर ने कहा था वैसे ही चीज़ें था, थोड़ा घुमा के उन्होंने कहा है लेकिन सेम प्रिंसिपल है। और इन्होंने एक फार्मूला डेवलप किया है, दो फार्मूला, कोई भी एक फार्मूला हम याद कर सकते हैं। तो इन फार्मूले के हिसाब से उन्होंने क्या कहा, मार्केट प्राइस पी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, ई का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, 1 माइनस बी, बी का मतलब यहाँ पे हो गया परसेंटेज ऑफ रिटेन अर्निंग। अब देखो
परसेंटेज ऑफ रिटर्न अर्निंग कैसे निकलता है। जैसे मैं अगर कहूँगा कि मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो है 60%, तो मैं 60% डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा उसका 60% मैं डिविडेंड के तौर पे दे दूंगा। तो मैंने हाथ में कितना रिटर्न रखा 40%, तो जो मैंने हाथ में रखा 40% वो हो गया आपका बी, क्योंकि बी कहता है ना परसेंटेज ऑफ रिटर्न अर्निंग, जो हमने हाथ में रखा कंपनी और जो अपने पास रख लेता है उसको रिटर्न अर्निंग कहता है। इसका मतलब सिंपल है, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका हो गया 70 तो आपका बी कितना हो जाएगा 30। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका हो जाएगा 20 तो बी कितना हो जाएगा 80। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 100 तो बी कितना हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है। उसके बाद के मतलब आपको पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस बी आर। बी मतलब आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बी बता दिया है। आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न। दोनों चीज़ को मल्टीपल कर देना, आपको बी आर निकल जाएगा। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पे डेवलप किया गया है। पी का मतलब प्राइस हो गया, डी का मतलब डिविडेंड, के का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जी का मतलब होता है बी इंटू आर। तो कोई भी दो फार्मूला से याद कर लेने से हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं तो हमेशा यही फार्मूला पहला वाला जो फार्मूला है उसी को ही फॉलो करता हूँ, उससे हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। बाकी जैसे जो भी जिन्होंने भी अपनी चीज़ों को अपने मैथमेटिकली उनको प्रूफ करना चाहा, सामने कुछ न कुछ अजम्पशंस रखा है, तो ये थ्योरी भी इसमें भी कुछ अजम्पशंस हैं। जो अजम्पशंस वाल्टर ने रखे थे सेम अजम्पशंस यहाँ पे फॉलो किए गए हैं। एंटायर फाइनेंसिंग एंटिटीज डन थ्रू द रिटर्न मनी, मतलब जो भी आपको फाइनेंस करना है रिटर्न मनी से करना है, बाहर से कोई बोरो नहीं करना है। द रेट ऑफ रिटर्न एंटिटी इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट, जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही यहाँ पे भी उन्होंने सेम चीज़ को कहा है। Cost of capital remain constant, growth rate of entity is constant, the entity has a long life, tax ignore। सारा चीज़ जैसे वाल्टर ने कहा था सेम assumptions यहाँ पे गॉर्डन ने भी सेम अप्रोच सेम assumptions रखे हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमारा दिमाग जो है और अच्छे से थोड़ा खुल जाए और हमें समझ में आ जाए कि कैसे ये फॉर्मूला काम करता है, कैसे वर्कआउट हो पाता है। कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर शक्ति स्टील लिमिटेड अंडर डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न। डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 20%, 18%, 16%, अलग अलग रेट मैंने रिटर्न ले लिया है। फॉर ए डिफरेंट पे आउट रेशियो, अलग अलग 3 केसेस ले लिए पे आउट रेशियो का। डिविडेंड पे आउट रेशियो 20%, 40%, 80%, 100%, मैंने 4 केसेस लिया है। यूजिंग आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, गॉर्डन मॉडल जो है वो आपको यूज़ करना है। इट्स अर्निंग पर शेयर दे दिया है। अर्निंग पर शेयर मतलब ये आपका हो गया ई। देखो ये जो 12 रुपीज़ है ये आपका हो गया यहाँ पर, इस 12 रुपीज़ को आप यहाँ पे कह सकते हो ई। ठीक है, और इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो 18% है वो आप कह सकते हो यहाँ पे के ई। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो दे दिया, आर आपको ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन में, तो ई आपने निकाल लिया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 18% आ गया। ठीक है, अब देखो हमने फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें पहले क्या चाहिए फार्मूले में, हमें फार्मूले में पी का निकालना है, ई चाहिए। ई ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है 12 रुपीज़, मैंने यहाँ पे ये कर लिया, ये आपको ई ऑलरेडी दे दिया है। 1 माइनस बी, मैंने बी बताया था कैसे निकलते हैं। बी कैसे निकलते हैं, आपका 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो पहले केस में कितना दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, पहला केस 20% है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 20% रहेगा तो 1 माइनस 0.2 80% रहेगा हमारा बी। 80% का मतलब होता है 0.8, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 100% पकड़ के माइनस 20% करके 80% करके फिर बी को बोल सकते हैं 0.8, या हम डायरेक्ट 1 से 0.2 को माइनस कर देंगे, 0.8 निकल जाएगा, तो बी निकल गया। आर क्वेश्चन में दिया है 20%, तो आप बी इंटू आर, जहाँ पे क्वेश्चन में देता है बी आर, ठीक है, तो बी आपका आ गया 0.8, आर का मतलब हो गया 20% मतलब 0.2, 0.8 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.16, तो यहाँ पे बी आर मतलब हो गया आपका 0.16। तो मैंने जस्ट रफली ये कैलकुलेशन करके बताया है बी आर कैसे निकालोगे। ठीक है, वैसे आपको बी आर समझ में आ गया अगर कैलकुलेशन, तो अब हम प्रॉब्लम में चलते हैं। देखो मैंने एक यहाँ पे चार्ट लिस्ट प्रिपेयर किया है,
चार्ट लिस्ट में मैंने अलग अलग डिविडेंड पे आउट रेशियो लिया है। डीपी लिया है 20%, तो बी आपका निकल गया 80%। डीपी अगर 40% तो बी आपका आ गया 60%। डीपी अगर 80% तो बी आपका आ जाएगा 20%। डीपी अगर 100% तो बी आपका आ गया 0। तो अलग अलग केस हो गया। रेट ऑफ रिटर्न मैंने 20, 18, 16। मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा 18% है, तो मैंने एक 18% से ज़्यादा लिया, एक 18% के साथ मैंने इक्वल रखा और एक 18% से नीचे रखा 16%। आप देख रहे होगे 3। जो मेरा 18%, जहाँ पर मेरा आर 18% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 18% है। देखो दोनों तीनों चीज़ों में देखो मार्केट प्राइस हर जगह कोई भी डिविडेंड पे आउट रेशियो में मार्केट प्राइस हमेशा इक्वल आया है। 66.67, 66.67, 66.67, 66.67। देखो हर जगह मेरा मार्केट प्राइस इक्वल आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल है। ठीक है, जहाँ पे मेरा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो गया, ठीक है, जहाँ पे मेरा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा 18% था, रेट ऑफ रिटर्न 20% आ गया था। तो थ्योरी हमको क्या कह रहा था कि जितना हम डिविडेंड कम देंगे, जितना हम डिविडेंड कम देंगे हमारा मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा। तो डिविडेंड कितना कम कहाँ पे दे रहे हैं? डिविडेंड देखो सबसे कम दे रहे हैं 20% में, तो मार्केट प्राइस कितना है? 120। सबसे डिविडेंड कहाँ पे दे रहे हैं? 100%। सबसे ज़्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, तो मार्केट प्राइस कितना आ रहा है? 66.67। तो ये प्रूफ हो गया, जितना डिविडेंड कम देंगे तो मार्केट प्राइस उतना ज़्यादा रहेगा आपका। और मैंने तीसरा केस लिया था 16% का। 16% में मतलब हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होने से क्या कहता? जितना डिविडेंड ज़्यादा दोगे उतना मार्केट प्राइस ज़्यादा रहेगा। डिविडेंड सबसे ज़्यादा कहाँ दे रहे हैं? यहाँ दे रहे हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा प्राइस 66 आ रहा है। देखो यहाँ पे 64, 57, 28। इसका मतलब जितना डिविडेंड ज़्यादा दोगे उतना आपका मार्केट प्राइस ज़्यादा आएगा। तो कंक्लूजन में बस यही चीज़ को हमें यहाँ पे नोट करना है जो हमने वहाँ पे लिखा था। आर अगर ग्रेटर देन होगा कंपनी शुड रिटेन द प्रॉफिट, स्मॉलर होगा कंपनी शुड पे द डिविडेंड, और अगर आर इज इक्वल टू के हो जाएगा डज नॉट अफेक्ट। तो ये चीज़ को आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में आएगा आप इसको अच्छे तरह से एनालिसिस करके यहाँ पे लिख के फिर आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, और जो ये आपका रिलेवेंस थ्योरी हो गया, ये आपका इररिलेवेंस थ्योरी हो गया, और जो लास्ट में है आपका एक अदर अप्रोच है वो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसी के साथ आज हमारा डिविडेंड पॉलिसी का एंड क्लास कर लेते हैं। ये जो आपका अदर अप्रोच हो गया इसको हम रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, आपको पता है रेसिडुअल थ्योरी जहाँ पे कोई थ्योरी काम नहीं करता है। ठीक है, जहाँ पे आप कन्फ्यूज्ड हो कि मैं रिलेवेंस थ्योरी पे जाऊँगा या मैं इररिलेवेंस थ्योरी पे जाऊँगा, दोनों चीज़ ठीक लग रहे हैं। रिलेवेंस कह रहा है कि अफेक्ट करता है, इररिलेवेंस कहता है कि अफेक्ट नहीं करता है, तो मैं अभी पूरा कन्फ्यूज्ड हूँ, करना क्या है, डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। तो रिलेवेंस थ्योरी कहता है कि जहाँ पे आपको कोई डिसीजंस ले नहीं पाते हो तो आप ये अदर अप्रोच को फॉलो करो, आप उसके हिसाब से आप डिसीजंस लो। तो क्या कहता है ये रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द डिविडेंड ओनली कैन बी डिक्लेयर्ड व्हेन देयर इज एक्सेस कैश। कहता है सिंपल फंडा है, अगर आपके पास पैसे हैं तो डिविडेंड दे दो। ठीक है, अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सामने है तो आप पैसा रखो, डिविडेंड मत दो। अगर आपके पास कोई ऑप्शंस है, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल नहीं है, आपको लगता है कि सामने फ्यूचर में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल नहीं है, तो आप बेटर है कि शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड दे दो। नहीं, आपको लगता है कि सामने बहुत इन्वेस्टमेंट करना है और अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है कंपनी के पास ग्रोथ करने का, तो आप डिविडेंड मत दो। सिंपल फंडा है। ठीक है, द डिसीजन टू पे डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया था, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के अच्छा प्रपोजल्स हैं, आपके पास आपको लगता है कि कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कंपनी को यहाँ पे काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो कंपनी वहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। इन केस ऑफ एन एंटिटी हैज सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इट विल रिटेन इट्स अर्निंग टू फाइनेंस देम। अब कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, कंपनी रिटर्न कर लेगी। आज पर दिस, अगर इसका अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट क्या है? अपोजिट ये हो गया, अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल नहीं है, आपका कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, तो आपको अभी पैसा रखने से कोई मतलब है नहीं, तो इससे बेटर है कि आप डिविडेंड दे दो। क्लियर? एज पर दिस थ्योरी द फर्म विल पे डिविडेंड ओनली आउट ऑफ
out of the leftover money after financing the investment proposal with the positive cash balance। क्या कहता है, सिंपल है, आप पहले आपका जो भी प्रॉफिट आया, ठीक है, आप उसमें से पहले आप ये एनालिसिस कर लो कि अगर आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का कोई प्रपोजल है या नहीं है। क्लियर? अगर इन्वेस्टमेंट का कोई प्रपोजल है तो उसमें कितना पैसा इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर प्रॉफिट से निकालने के बाद अगर कोई प्रॉफिट आपको बचता है तो वो आप डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इस साल कंपनी को 10 लाख का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी के पास एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। कंपनी को लगता है कि जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो इस इन्वेस्टमेंट में हमारा मिनिमम 6 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर कंपनी को 6 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया तो कंपनी के पास 10 लाख से 6 लाख चला जाएगा, अभी भी कंपनी के पास 4 लाख बचेगा, तो कंपनी 4 लाख का डिविडेंड दे ही सकता है, तो कंपनी 4 लाख का डिविडेंड दे देगा। अगर सोचो इस बार कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 10 लाख और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट, सामने जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है वो 12 लाख है, अब कंपनी कहाँ से देगी डिविडेंड? अब तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता है, तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा। फंडा क्लियर है? तो डिविडेंड इज इक्वल टू नेट इनकम माइनस टारगेट इक्विटी रेशियो। टारगेट इक्विटी रेशियो मतलब इक्विटी एंड डेप्ट रेशियो। आप यहाँ से अच्छे से याद रखना, टारगेट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है इक्विटी एंड डेप्ट रेशियो इनटू कैपिटल नीडेड। कैपिटल नीडेड का मतलब होता है कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फ्यूचर में जो आप प्रपोजल ले रहे हो प्रपोजल में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसके मल्टीपल करके नेट इनकम से माइनस कर दो, जो अगर बचता है तो वो डिविडेंड आकार में दे दो आप। जैसे मेरे को समझाने के लिए मैं नीचे एक प्रॉब्लम लिया है, जैसे नेट इनकम हो गया आपका 12 लाख और डेप्ट इक्विटी रेशियो हो गया 1:2। डेप्ट मतलब आप बाहर से लोन लाओगे 1 और 2 आप अंदर का जो रिटर्न है, ठीक है, 2 भाग आप अंदर से लोगे। डेप्ट इक्विटी रेशियो दे दिया 1:2। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो गया आपका 9 लाख। आपको मार्केट में कितना 9 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 9 लाख होगा तो डेप्ट मतलब हो गया आउटसाइड, इक्विटी मतलब हो गया ओनर, तो ओनर कितना देंगे और डेप्ट कितना आएगा, 9 लाख का 2/3 ले लेना, इक्विटी निकल जाएगा, 9 लाख का 1/3 ले लेना, डेप्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो 9 लाख से आप अगर आप इक्विटी शेयर निकालोगे 2/3 निकल जाएगा कितना, 6 लाख। 9 लाख का अगर 6 लाख हमारे इक्विटी शेयर होल्डर देंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, 12 लाख। वो इक्विटी शेयर होल्डर का ये प्रॉफिट है 12 लाख से। ये 9 लाख अगर 6 लाख अगर माइनस कर दें, बाकी 6 लाख कौन देने वाले हैं, डेप्ट वाले देने वाले हैं। तो हमारे पास अगर 9 लाख से 6 लाख दे देंगे, बाकी पैसा बाकी जो 12 लाख से 6 लाख बच जाएगा वो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे दे सकते हो। देखो अच्छे से समझ, अगर आप फार्मूले में अगर पुट करते हैं सेम चीज़ को कैसे लिखेंगे, से देखिए डिविडेंड निकालना है हमें। नेट इनकम क्वेश्चन में कितना दिया है, 12 लाख, मैंने लिख दिया 12 लाख, माइनस मेरा डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है, मेरे को क्या चाहिए, टारगेट इक्विटी रेशियो। टारगेट इक्विटी रेशियो, इक्विटी मतलब इक्विटी को प्रेफरेंस देंगे 2/3। इक्विटी को प्रेफरेंस दिया, इक्विटी 2 है 2/3, ठीक है, इनटू कैपिटल नीडेड कितना हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, 9 लाख। फार्मूला में चलते हैं, बहुत ही सिंपल है फार्मूला, ठीक है, 9 लाख। तो देखो निकल गया, डिविडेंड हमने कितना दिया, 6 लाख। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट डिविडेंड पे आउट रेशियो, 6 लाख। कितने प्रॉफिट मेरा कितना है, 12 लाख। तो आउट ऑफ 12 लाख में कितना डिविडेंड देने का डिसाइड कर रहा हूँ, 6 लाख। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना आ जाएगा, 6 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, 50%। तो मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया 50%। तो ये थ्योरी बहुत ही सिंपल थ्योरी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। ये इस तरह के प्रॉब्लम भी ज़्यादा नहीं आते हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा मोदिग्लियानी, मिलर या वाल्टर जॉर्डन, इनकी जो प्रॉब्लम है यही क्वेश्चन में आते हैं। तो आपको जो भी है सारे थ्योरी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, आप एक बार इसे अच्छी तरह से डिस्कस आप कर लेना और अच्छे से वीडियोस को एक बार रिवीजन करके भी आप 1-2 बार इसको देख लेना ताकि आपको इसे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलो, थैंक यू।